तो हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं वो करूं, इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूं, यूपीएससी का यू ऑल हैव गॉन थ्रू द सिलेबस? सच में? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा वही मोटिवेशन है क्योंकि आप लोगों ने 10th 12th किया होगा, 12th किया, ग्रेजुएशन भी किया। बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, वो सब कुछ नहीं है। जो आपकी एक्चुअल पढ़ाई है ना, अब शुरू हुई। बिकॉज आई नो एक IAS ऑफिसर ऐसे थे, अनिल अवस्थी सर, उनका 10th में 46-48% ही था, बट अल्टीमेटली वो IAS बने। तो आप जितने भी आपको लग रहा होगा आप इंटेलिजेंट हो, जो भी है उस सबको रख दो साइड में। यहाँ पे यू हैव टू गिव योर 100%, 100 क्या 200%। इफ यू आर अपियरिंग, इफ यू एम फॉर IAS, 10 लाख लोग अपियर होते हैं और मेंस कितने लिखते हैं? 10,000। समझ लो सिलेक्शन रेट कितना है? लेस देन 1%। कितनी मेहनत करनी है? IAS का एम करोगे, KS ऑटोमेटिकली निकलेगा। और मैं अभी एक तो सिलेबस थोड़ा डिस्कस करूंगी और कल से हम मेन क्लास शुरू करेंगे और मैं दिखाऊंगी कि न्यूज़पेपर का भी कितना इम्पोर्टेंस है। KS नहीं है आपके, जोशीमठ है ना, अवेयर कब हुआ था जोशीमठ का? अभी मतलब जो जोशीमठ न्यूज में कब रिसेंट आया? वेरी गुड, जनवरी से। KS मेंस कब हुए? फरवरी में। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये जोशीमठ का क्वेश्चन उठा के देंगे, आया था, है ना जोशीमठ। अब मैं ये बोल रही हूँ कि तब मैंने ये भी चेक किया कि विजन या कहीं पे करंट अफेयर्स अपडेटेड है, कहीं करंट अफेयर्स जनवरी का अपडेटेड नहीं था। जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसने अच्छे से उसको आंसर कर लिया होगा। जोशीमठ कहाँ है, क्या है, उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, व्हाट इज, कौन सी कमेटी थी, एक MC मिश्रा कमेटी थी, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी। ये मैं बता रही हूँ छोटा सा एक एग्जाम्पल कि न्यूज़पेपर की क्या अहमियत है। सो एंड देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू न्यूज़पेपर। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आप क्लाइमेट चेंज आ गया या ये नेचुरल डिजास्टर में तो ये आता ही आता है। मेंस की मैं बात करें, इवन प्रीलिम्स में भी आपका मतलब न्यूज़पेपर आप पढ़ना छोड़ो ही मत। द अदर डे आई केम, मैं बहुत खुश हुई, यू पीपल वर डिस्कसिंग समथिंग। क्या डिस्कस कर रहे थे? न्यूज़पेपर। वेरी गुड, इसको डिस्कशन हमेशा रखो क्योंकि इससे तो क्या होगा, एक तो पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी। यू नीड टू कम आउट ऑफ योर फियर। जैसे पहले मुझे भी डर लगता था। मेरी सिस्टर, मैं बताती हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। शी इज़ ऑल्सो IAS ऑफिसर, UP कैडर, 2010 बैच। उसको बहुत टेंशन होती थी। मॉक एक ही बार उसने दिया, बट देन UPSC में गई, उसका इंटरव्यू अच्छा हो गया एंड अब इतनी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है कि मतलब सो शी वाज सेइंग, अभी KS के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की थी उनसे, तो उसने एक बंदी, मतलब एक गर्ल थी, शी वाज अनेबल टू आंसर। मतलब उसने नेहा दी ने कुछ पूछा उससे, शी वाज अनेबल टू आंसर। तो वो यही बोल रही थी कि यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस फियर। सो इट्स बेटर इफ यू गाइज आर डिस्कसिंग, वेरी गुड, आप करो। एंड मैं चाहती हूँ हमारी क्लास ना इंटरैक्टिव हो, सो ज्योग्राफी में आप लोगों ने ये ऑलरेडी आई थिंक स्टडीड फिजिकल ज्योग्राफी, ये जो है ना जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी वगैरह, है ना, ये इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करने के लिए। क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी कि हाँ ये हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होता है, सो ये आपका बेसिक्स क्लियर हो गए। लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट एक 11th की एक बुक है NCERT, इफ यू कैन स्टडी टू बिल्ड योर ओन, आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हैव यू स्टडीड NCERT? कौन सी पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है ऑल ऑफ यू। एटलस है आप लोगों के पास? कौन सी एटलस यूज कर रहे हो? वेरी गुड, ऑक्सफोर्ड यूज कर रहे हो। थोड़ा मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा एटलस हर दिन देखो, क्योंकि फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो बोलते हैं ना फैक्ट्स रटना नहीं है, रटना है। मैं आप पूछूं छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है, आप कैसे करोगे? ये क्वेश्चंस इस तरह के आ चुके हैं। अगर मैं बोलूं कि अंडमान एंड निकोबार इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज या 8 डिग्री चैनल, क्या करोगे? 10, है ना। तो ये फैक्ट्स तो रटने पड़ेंगे, ठीक है। और कहाँ क्या स्टेट है, मैं बोलूँ अच्छा बताओ कितने स्टेट्स हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर? 28 and 8। यस,
अभी आप लोगों को पता है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्ज हो गए, है ना? एंड वही छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछे गए हैं. कोस्टल स्टेट्स कितने हैं? कितने हैं? गिन के बताओ. बिना देखे नहीं चीटिंग नहीं. सपोज ये क्वेश्चन आया पूछे, आठ बन गए, वॉट एवर, जस्ट 7, 8, 9. There are 9 coastal states. If you will remember the number, आप फिर लोगोगे कि नहीं यार एक कुछ मैं भूल रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था. इतना बड़ा तमिलनाडु स्टेट मैं भूल गई थी. मुझे लगा मैं भी ऐसे कर रही थी, मुझे लगा हाँ ये है गोवा भी मैंने याद कर लिया. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास हो रहा है? ठीक है, कितने? 7 or 8 states, है ना? ये कंफ्यूजन रहता है. और अब यूपीएससी ने इसको और डिफिकल्ट कर दिया है. लैटिट्यूड वाइज कौन सी सिटी? यस, लैटिट्यूड वाइज कौन सी सिटी है. मैं बस आप लोगों को अभी एक जिस्ट दे रही हूँ कि कितना इन डेप्थ में आपको पढ़ना है. और हर टॉपिक में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है. यू नो, कुछ टॉपिक्स हैं आपको, आप बेसिक नॉलेज ले लो, लेकिन कुछ है जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, ये बहुत ज्यादा. और अब यूपीएससी ने बहुत डिफिकल्ट किया और केएस भी इसको कॉपी कर सकता है. पता है क्या हो रहा है? जैसे कि टी ग्रोन स्टेट्स ये देगा आंध्र प्रदेश, सपोज असम और तमिलनाडु. अब बोलेगा ओनली 3, ओनली 2, इस तरह के कर दिए. ये भी नहीं है कि 1 and 3. आप समझ रहे हो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन? ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर. एंड ये केएस में भी आएगा धीरे से. आया है. यस. तो वही मैं बोल रही हूँ, यूपीएससी को ही देख के सारे जो स्टेट्स है ना वो उसको कॉपी करने का ट्राई करते हैं. सो इसीलिए आप बिल्कुल यूपीएससी को वो रखो. 2 चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पेरेटिव है. एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए, और मेंस के भी रखो अलॉन्ग विथ मॉडर्न आंसर्स. इफ यू विल कीप सॉल्विंग यू विल, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं. क्वेश्चंस नहीं तो टॉपिक रिपीट हो जाता है. जो नाविक सैटेलाइट है उसका टॉपिक यूपीएससी में भी रिपीट हुआ है, इसमें 2-3 बार रिपीट हुआ है केएस में, मेंस में, है ना? तो आपको इंटीग्रेटेड एक ऐसी पढ़ाई करनी होगी, न्यूज़पेपर से शुरू करना होगा, ठीक है? और फिर जो भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैंने पर्सनली एक ऐसी गलती की, मैंने सिर्फ आईएएस का एम किया, जो कि बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, नहीं करनी चाहिए. मैं आप लोग को ये भी बता दूं, हु ऑल आर अवेयर ईपीएफओ के फॉर्म्स आए हुए हैं? अवेयर? 17 लास्ट. वेरी गुड. उसको फिल करना है, ठीक है? उसमें सीरियसली बैठना है, क्योंकि दैट इज अ वेरी गुड, यूपीएससी प्रोवाइड करे, दैट मीन्स दैट इज अ वेरी गुड जॉब. और उसमें आपका मेंस नहीं है, प्रीलिम्स के बाद सीधे इंटरव्यू है. आपको एक मतलब यू नीड टू बी अपडेटेड. ऐसे कुछ भी आएंगे, आईबी के फॉर्म्स आएंगे या कुछ भी आएगा, यू नीड टू फिल. स्टेट पीएससी इसको भी सीरियसली लीजिए, बिकॉज दिस इज इक्वली गुड, यू नो. तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं. और बाकी आप लोग नोट्स मेकिंग, न्यूज़पेपर नोट्स वगैरह बनाते हो? और करंट अफेयर्स के लिए कोई ऐसी मैगजीन वगैरह कुछ? आता है तो मंथली भी आता है, और BD365 वो भी अपलोड हो रहा है, तो उनको भी हम देख रहे हैं. चलो, वेरी गुड. मैंने बस ये देखा है, दो मिनिमम 2 questions, 2 to 4 questions they ask from मैप. और अगर आपने मैप आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज्योग्राफी का अच्छा खासा पोर्शन, यू कैन आंसर. दूसरा ये है कि एक प्रैक्टिस करना इंडिया का मैप ड्रॉ करने का भी, यू नो, क्योंकि मेंस में आप कैसे मार्क्स फेच कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, जीएस में कैसे कर सकते हो. यू शुड नो, एक तो इंडिया और दूसरा वर्ल्ड मैप आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. और फिर मैं ये बताऊंगी, जैसे अगर जोशीमठ का ही पूछा, पूरा इंडिया का मैप ड्रॉ नहीं करना है आपको बस थोड़ा सा ये पोर्शन ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है, ऊपर का. और फिर उसमें क्या दिखा दो, 2 प्लेट्स मर्ज कर रही हैं. ऊपर से कौन सी प्लेट आ रही है? यूरेशियन प्लेट. नीचे से इंडियन प्लेट, यू नो. फिर दिखा दो दैट हिमालयस क्या है, टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज है. फिर उसमें जोशीमठ छोटा सा क्या करेगा, इट विल टेक कितना, मेरे ख्याल से 15 से 20 सेकंड लेगा ये सारा. अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इससे आपको 1-8 मार्क्स या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है. ये थोड़ी टेक्निक्स हैं जो आपको एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आपकी सिलेक्शन में, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो,
ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं वी आर स्टडिंग इंडियन ज्योग्राफी। ओके, इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, बेसिक्स ऑफ इंडिया। इंडिया कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, और ईस्टर्न साइड है। हाँ, ये दो चीजें हैं। अभी मैं आई एम जस्ट डिस्कसिंग द सिलेबस, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आप लोग को इशू तो नहीं हो रहा यहाँ देखने में। सेकेंड इज लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन। लोकेशन इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है, इस डिग्री। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो बताओ, मैप को मत देखना। ओके, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, इंडिया के ये मतलब सॉरी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स बताओ। मैं ऑप्शन भी देती हूँ, गुजरात असम, गुजरात आंध्र प्रदेश विदाउट राजस्थान असम, राजस्थान आंध्र प्रदेश। यूपीएससी 2015 क्वेश्चन। मैम क्या बोल रही है? इसमें से ऑप्शन चूज करो। सबसे ज्यादा मतलब वेस्ट में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न साइड। मैं बोल रही हूँ सबसे ईस्टर्न स्टेट और सबसे वेस्टर्न स्टेट कौन सा है? ईस्टर्न। आप लोग मैं चाहती हूँ ना सब एवरीवन शुड टेक पार्ट, क्योंकि आई वांट जो आपकी जो डर या हिचक है ना, इट शुड जस्ट गुजरात है, ईस्टर्न क्या है? अरुणाचल है ना? कितना ऐसा लग रहा है कि आप देखोगे तो लगेगा अरे ये तो बड़ा इजी, यू नो, सच एन इजी क्वेश्चन है। लेकिन यूपीएससी में ये पूछा एंड मैं बहुत ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जिन्होंने, आई वाज आल्सो अपीयरिंग दैट टाइम, चलो मैंने सही मार्क कर दिया, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छे लोगों ने असम मार्क किया, गुजरात और असम मार्क किया, बट इट इज गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये मैप में आप देख लो, गुजरात एंड अरुणाचल इधर आ रहा है, ठीक है। सो मैप इतना इंपॉर्टेंट है। लास्ट टू लास्ट ईयर केएस का एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन था, कुछ माउंट एवरेस्ट की हाइट से यही मैं बोल रही हूँ कि कितने छोटे छोटे फैक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसमें यह है कि लोकेशन, लैटिट्यूड, नेबर्स, कितने कितने स्टेट्स कितने कितने कंट्रीज से शेयर कर रहे हैं। अब मैं बोलूँ पाकिस्तान से कितने स्टेट शेयर कर रहे हैं, दैट इज गुजरात, राजस्थान, यू नो, पंजाब एंड JNK। मतलब ये छोटे छोटे, पूरा हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। फिर है इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, कहाँ कहाँ है स्ट्रेट्स, ठीक है। मैं पूछूं कि कोको स्ट्रेट कहाँ है, ठीक है, पार्क स्ट्रेट कहाँ है, यू नो, हम ये मैप के थ्रू करते जाएंगे यहीं पे इस पे, ठीक है। देन कम्स स्टेट विद द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। एक तो स्टेट भी पता होना चाहिए अंदर कौन सा। मैं बोलूँ तेलंगाना, इज इट शेयरिंग कोस्टल बॉर्डर और नॉट, ठीक है। सो ये हो गया। देन हमारा आता है फिजिकल फीचर्स में हिमालयाज। हिमालयाज का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे हुआ, अब तो पता चल ही गया होगा प्लेट टेक्टोनिक पढ़ के। और हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज कुछ पता है, कुछ थोड़ा सा भी आइडिया है? आइडिया है, वेरी गुड, हम इसमें पढ़ेंगे। फिर यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, पता ही होगा, हिमालय इधर तो रह ही रहे हो आप लोग। हाँ। कश्मीर कहाँ किसके बीच है? वैली है ना? हाँ। कहाँ है? अच्छा, रेंज किस रेंज के बीच में? मतलब काराकोरम के पास है, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजल। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आ गया यहाँ की सॉइल, बायोडाइवर्सिटी, मेजर पासेस कौन कौन से हैं। और ये पता है क्या होता है, कुछ भी चीज़ आप पढ़ो ना मैप में, मतलब मेरा ये फंडा था, मैं हल्का सा मैप बना लेती थी और वहाँ पे जैसे बानीहाल पास या बुर्जिला पास आप मैप में करो तो एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपके दिमाग में अच्छे से, यू नो, छप जाती है ना। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी हर सुबह उठ के 15 से 20 मिनट आप एटलस देखा करो। अच्छा, आज मैं नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा ये देख लेती हूँ, डफला, मीरी, और नॉर्थ ईस्ट का पूरा देख लिया 10 मिनट्स में 15, क्योंकि एकदम से आपको याद नहीं होएगा, है ना। फिर आया आपका ये ग्रेट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, जियोलॉजिकल, इसका प्लेन्स कैसे बने, यू नो, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं वो कैसे बने, इनका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे हुआ। जियोसिंक्लाइन थ्योरी पढ़ी होगी, वो हमें जीएस में पढ़ना भी नहीं है, वो ऑप्शनल वाला है, लेकिन थोड़ा सा एक जस्ट पता होएगा तो पता चलेगा कि प्लेन्स में कैसे हुआ, मतलब ये प्लेन्स, गैंजेटिक प्लेन्स बने कैसे, ठीक है। अब उसमें आ गया है कि क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी, इसकी सिग्निफिकेंस, ये सब हम करेंगे। फिर आया पेनिनसुला, पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला कैसे बोलते हैं? हाँ, तीन तरफ से जो पानी से, इंडिया में ये जो नीचे का पोर्शन है
इसको पेनिनसुला, ठीक है। उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ, सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यूज कहाँ है, यू नो। फिर आया यस वेरी गुड, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिर से मैं आई थ्रो यू विद वन क्वेश्चन। इसमें पूछा था कि जो लैंडस्लाइड का कॉज है वो वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयाज का कैसे डिफरेंट है। दिस वाज रिपीटेड क्वेश्चन, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी एंड अभी केएस में भी था। तो मतलब मैं बोल रही हूँ कि ऐसे दैट इज हाउ दे पिक अप द क्वेश्चंस, यू नो। फिर आया हमारा रिवर सिस्टम। हमारा एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम है, ठीक है। हिमालयाज में 3 आ गए, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, ठीक है। ये अच्छे खासे बड़े रिवर सिस्टम है। कहाँ से क्या ओरिजिनेट होती है, कौन सी ट्रिब्यूटरी किसकी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। और ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें भी आपको रटना ही है। आप बार बार उसको पढ़ो, अच्छे से हम देखेंगे कि कैसे ओरिजिनेट होती है, कौन सी क्या है। अभी जैसे हाँ अलकनंदा, फिर ये देखेंगे अलकनंदा भागीरथी है कहाँ मिल रहे हैं। हाँ सो फिर दूसरी आई के पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। रिवर बेसिन हो गया, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग हो गया। फिर इम्पोर्टेंट है कि कौन से डैम्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सलल, दुलहस्ती, किशनगंगा, पढ़ा ही होगा अभी, है ना। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स क्या है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चंस इसमें भी पूछते हैं प्रीलिम से। मैं ये बोल रही हूँ ऑल इन ऑल आपको जो बेसिक चीज है ना, ये कभी भी कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। हालांकि यूपीएससी में अभी बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पहले आया करते थे, लेकिन केएस में दे आर फोकसिंग, दे आर मोर फैक्चुअल, यू नो। फिर हमारा आया वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। एक सिंपल सा तरीका है, अगर मैं बोलूं कहीं का स्लोप जानना हो, जैसे पेनिनसुलर इंडिया का हमें स्लोप जानना, सो इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, बताओ। ईस्टर्न साइड कैसे पता, सारी रिवर इधर हो रही है ना। हाँ वेरी गुड। फिर आया इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, यूपीएससी का मेंस का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, करंट में भी इंटरलिंकिंग कैसे, मतलब अब ये है कि इसके प्रोज हैं, इसके कॉन्स हैं, ठीक है। आपको ये देखना है इंटरलिंकिंग में सबसे पहले तो कहीं कुछ भी ऐसे मैं भी दूंगी आपको मटेरियल इसका, और फिर इसके ना किसी भी उसके दोनों एस्पेक्ट्स लिखने होंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने होंगे, ठीक है। जैसे अगर पूछा क्रिटिकली एक्सप्लेन व्हाट आर द यू नो फ्लिप साइड ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, तो आप पूरा इसका मेजॉरिटी आंसर्स लिखोगे इसको क्रिटिसाइज करते हुए, लेकिन थोड़ा सा एक दो बोलोगे कि हालांकि इट माइट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, हाँ वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इरिगेशन फैसिलिटी, बट आपको ज्यादा फोकस करना है नेगेटिव उस पर ही, ठीक है। देन आता है आपका क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी में। मॉनसून कैसे बारिश होती है, और मॉनसून में आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ कश्मीर में ये रेनफॉल नहीं है, मतलब ये स्नोफॉल वगैरह होती है दिसंबर जनवरी में, क्या कॉज है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यस। सो एक छोटा छोटा ये भी पता होगा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, अरेबियन सी ब्रांच होती है, यू नो। आई विल टीच यू, मैं ऐसे ही अभी मैं डिस्कस करना देख रही हूँ कि आप लोगों को कितना पता है, ठीक है। सो ये मॉनसून बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका सिर्फ इंडिया से ही लेना देना नहीं है, इसके बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, कि मतलब इंडियन ओशन डायपोल, फिर इसका अल नीनो, ला नीना, विल डू ऑल दीज थिंग्स। अगर आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम तो करेंगे ही क्लास में, ठीक है। और फिर होता है कि साइक्लोन्स जो आते हैं ना, साइक्लोन्स हमारे साइक्लोन्स आई थिंक जहांगीर सर ने पढ़ाया भी है ना। इंडिया में भी साइक्लोन्स 2 तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर वन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स, जो इधर से मेडिटेरेनियन से पूरा ये उठा के ले आते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है क्लाइमेट वाला, दैट इज ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। फिर एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हाल ही में एक और क्वेश्चन भी आया था शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड, शुगर इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, यू नो, न्यूज में आया था। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले क्या था,
शुगर इंडस्ट्री ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। इसको डोंट ऐसे मत सोचना कि मुझे नहीं आता, मतलब आई डोंट नो एनीथिंग, आप लोगों को ऐसे मत सोचना। So, शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ होती है? 2 शुगर केन से होती है, ठीक है, वाटर रिटेंटिव। एक होती है नॉर्दर्न साइड, एक होती है सदर्न साइड। तो इसमें क्या हुआ था, पहले नॉर्दर्न साइड थी, फिर ये धीरे से शिफ्ट हुई सदर्न साइड, लेकिन अब फिर से इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड। अभी फिर से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई अगेन नाउ शुगर इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वील डिस्कस इट। और स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जहाँ लोकेशन है, ये सब बहुत मतलब कि टेक्निकल टर्म, टेक्निकल है मतलब एक एक चीज को थोड़ा सा लेके देखना पड़ेगा कि मैं बोलूँ जैसे टिस्को यहाँ क्यों है, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री इधर ही क्यों है, उसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो हमें देखने होंगे। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर में क्या क्या आप लोग समझते हैं, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? क्रॉप्स हैं, हमारा वेजिटेशन है, क्लाइमेट आ सकता है, फैक्टर्स उसके या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, वेरी गुड। सो एग्रीकल्चर में ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ये कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, रबी क्रॉप कौन सी है, जेड क्या है, कैश। हाँ, जेड क्या है। फिर आती है इनकी प्रॉब्लम्स। आज GS3 में एग्रीकल्चर मतलब flooded with question, feminization of agriculture, problems of agriculture, green revolution क्यों ही मतलब towards western side ये क्यों फेमस हुआ, मतलब और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। एग्रीकल्चर बहुत वैसा टॉपिक है, ठीक है। देन कम्स सॉइल्स एंड क्रॉप्स। सॉइल्स, alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, है ना, कहाँ होती है पूरी इंडिया में, क्या प्रोडक्शन होती है soil में। लैंड रिफॉर्म्स, एनुअल हस्बेंड्री एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया आपका नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में आपने यही देखा होगा देवदार के ट्रीज वगैरह, पाइन ट्रीज, यू नो क्या क्या वो होता है, चेंजेस आते हैं। सो इंडियन ज्योग्राफी में हम इंडिया को डिटेल में पढ़ते हैं। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या है, यू नो हाईवे, इनलैंड वाटरवेज क्या क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। फिर आया ह्यूमन ज्योग्राफी, कौन सी ट्राइब किधर है, ठीक है, सेंसस क्या है, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ठीक है। सो ये है हमारे मोटे मोटे इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स। एंड कल से हम शुरू करेंगे, मैं यही जो इनिशियली अपना जो है ना धीरे से मैप एंड बेसिकली यही बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड इसके स्टेट्स, कोस्ट वगैरह, ठीक है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों ने एटलस लाया हो? हाँ, ऑलरेडी लाया हुआ है, ठीक है। सो कल से वील स्टार्ट पूरा टॉपिक। और यही बोलूँगी कि जितना अभी जैसे क्लासेस बहुत ज़्यादा अभी लेंदी हो रही है ना, आप लोगों को फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। यू नीड टू रिवाइज जितना भी आप करते हो, ठीक है। तो ये सोचना कि जितनी भी क्लासेस हुई जाने से पहले आपको यू नीड टू रिवाइज, यू नीड टू मग अप द पॉइंट्स। एंड हाँ, मैं सरप्राइज टेस्ट भी लूँगी जैसे जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए, ठीक है। आई विल नॉट टेल यू 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस। फिर आपको क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार मैं मतलब कंफ्यूजन होता है तो समझ में आता है ना वेयर यू आर लैकिंग, कहाँ आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो वही है कि कंफ्यूजन होगा तो जितना ज़्यादा टेस्ट दो आप उतना ज़्यादा अच्छा है। 2-3 चीज़ें वही है, टेस्ट MCQs जितने सॉल्व करोगे, आंसर राइटिंग भी हम क्लास में करेंगे, बट अभी मेरे ख्याल से वी नीड टू फोकस ऑन प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स। और न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ भी ऐसे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे जोशीमाठ आ गया या और भी कुछ, यू नो ज्योग्राफी रिलेटेड। सो वी विल डिस्कस दैट इन क्लास, ठीक है। और मैं यही बोलूँगी कि स्टेट PSCs, EPFO ये सब भी आप सीरियसली ले लो। इसमें ना सबने बहुत आपको अभी वो दिया होगा, सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे जितने भी टीचर्स आ रहे हैं।
इसमें स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है यूपीएससी में. सिलेबस इज सो वास्ट. जैसे जाना है तुम्हें यहाँ से यहाँ सीधे पहुँचना है. कुछ बेचारे बच्चे इधर से ऐसे करके इधर पहुँचते हैं, कुछ इधर जाते हैं, यू नो. तो आपको बेस्ट गाइडेंस है, एक तो हम सब है, एंड सेकेंडली प्रीवियस ईयर को देखते रहो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होगा. मैं बोल रही हूँ बिफोर ज्वाइनिंग यहाँ पे भी जो टेस्ट देने से पहले सबसे पहले आप यूपीएससी एंड केएस के प्रीवियस ईयर्स देख लो, ठीक है, और मेंस के भी देख लो पूरे. उसको सॉल्व करोगे ना, मेरे ख्याल से 50 to 60% ऑलरेडी कवर हो जाएगा सिलेबस. एंड न्यूज़पेपर भी बहुत जरूरी है. पर अभी समझ में नहीं आता होगा कि शायद लगता होगा कि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट है क्या, कैसे पता चलेगा प्रीवियस ईयर से, ठीक है. डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड, ड्रॉट, ये सब सारी चीज़ें है ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो इस सबसे आपको समझ में आएगा. हाँ, ये टॉपिक्स का एक छोटा छोटा नोट होना चाहिए. क्लाइमेट चेंज बहुत ज़रूरी है, उसके भी नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है. तो मैं अब आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. कल से हम क्लास शुरू करेंगे. अच्छा ये बताओ, बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं लग रहा है अभी, या कर सकते हैं 1 घंटे की ज्योग्राफी क्लास? मतलब सुबह से लेके बर्डन फील ऐसा तो नहीं फील हो रहा है? EVS का ही थोड़ा इन्वायरमेंट छोटा करा है थोड़ा सा. मतलब अगर वो मतलब थोड़ा पढ़ा है, लेकिन मतलब वो ज़्यादा मतलब पढ़ा रहे हो तेज स्पीड कर रहा है. तो बोलो 2 घंटे की लें क्लास. उनकी क्लास अगर 2 घंटे की होगी या 1.5 घंटे की होगी. अच्छा, आप लोग चाह रहे हो कि 1.5 घंटे की क्लास ज़्यादा ठीक रहती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा ठीक रहता समझ भी है. आना चाहिए उस 1.5 घंटे में. इंसान समझ सकते जो भी पढ़ा है, उसके बाद बट बच्चे आप लोगों को पता है क्या होगा, जैसे मेंस, इफ यू राइट मेंस 3 आवर्स का, समझ रहे हो आप, 1 घंटे में, 1 दिन में आपको 6 आवर्स लिखना पड़ेगा. यहाँ तो आप बैठ के बस सुन रहे हो ना, वहाँ पे फिर यू नीड टू रियली आपको टफ बनना पड़ेगा. मेंस में क्या करना है, 3 घंटे या 3 घंटे 6 घंटे लिखने हैं. और लिखना कैसे है, जो पेन चल रहा है ना वो रुकना नहीं चाहिए. आपको भले पॉइंट याद आ रहा है, आपको लिखते जाना पड़ता है. ऐसा होता है, सच में होता है. और क्वेश्चन 7 मिनट्स से ज़्यादा यू कैन नॉट गिव. आप समझ रहे हो 150 वर्ड्स कैसे आप वो करोगे. मतलब बहुत सारी चीज़ें वैसी हो जाती हैं कि आपने 2 आवर्स आई विल टॉक 2 आवर्स का अगर है तो मैं बाकी वो 1.5 घंटे की क्लास आप लोग को ठीक लग रही है. यूट्यूब आप लोग को हाउ यू फाइंडिंग? हाँ, एनवायरनमेंट की क्लास मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा मतलब, क्योंकि 6 घंटे आगे चल के और भी ज़्यादा होगा. When we used to study, कह रहे सर वो नहीं करना चाहिए, बट सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक वो क्लास ही क्लास होती रहती थी. और अभी तो हम CSAT शुरू भी नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज आप लोग के बिल्कुल ऊपर से जाना लगेगा, यू नो. आपको लगेगा अरे बाप रे, लंच के बाद तो वैसे ही नींद आती है. इसलिए मैंने बोला मैं 1 घंटे की क्लास लूँगी, जो भी लूँगी एकदम क्रक्स, और अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे. टेस्ट भी लूँगी, आंसर राइटिंग भी थोड़ा सा 1-2 कराएंगे, बट आई थिंक अभी हमें मेरे ख्याल से स्टिक रहना चाहिए थोड़ा सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. सो कल आप लोग लाएंगे एटलस, और हम शुरू करेंगे ये बेसिक. अगर पढ़ के आएंगे तो और अच्छा है, और फिर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, ठीक है. और एनीथिंग एल्स, बीइंग अ डायरेक्टर आप मुझे बताओ, कुछ और भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही हो तो. हाँ, बाकी सब ठीक है ना. बस यही है, मैं ये बोलूँगी कि यू ऑल नीड टू गिव योर 100%. ये ना एक कुकून है, ये अभी आप हुए के मेड अप हो, समझ रहे हो. बहुत कंपटीशन है, और आपको कट छोड़, जैसे कि माजिद आपने बोला था ना दैट डे कि मुझे लगा नहीं था इतना ज़्यादा स्कॉलरशिप टेस्ट ये वो, बट इसको एकदम कट थ्रोट कंपटीशन समझो. 1 मिनट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स भी रहो. कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो यू कैन शेयर इट विथ मी, क्योंकि ये शांत रहना बहुत ज़रूरी है. कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और द सूनर द बेटर. मैंने कुछ किसी ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो बेचारे 10-10 साल दे दिए जिन्होंने यूपीएससी को. अभी आप लोग यंग हो, न्यू हो, यू नो,
तो क्या करना है, ज़्यादा अच्छा है कि जितनी जल्दी निकालो उतना अच्छा होगा ये एग्ज़ाम, उतना ज़्यादा प्रेशर कम होगा। गर्ल्स को अलग प्रॉब्लम होने लगती है, शादी का प्रेशर आने लगता है आफ्टर सर्टेन एज, यू नो। बॉयज़ को भी लगता है कुछ कर नहीं रहा है ज़्यादा ये, तो फिर जितनी जल्दी निकालो उतना ज़्यादा अच्छा है, फिर लाइफ एंजॉय करते रहना। और ट्रस्ट मी, निकलने के बाद मुझे पता है ना, मैंने बहुत करीब से देखा है कि लाइफ सही में चेंज होती है। एक फ़ोन कॉल से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाती हैं। आप कंट्री के 3 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, PM, CM, DM, ठीक है, DC बोलते हैं आप, राइट। डिस्ट्रिक्ट के आप राजा हो, यू विल टेक द डिसीजन, कुछ भी है आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट करोगे पॉलिसी। ऐसी बात हो रही थी तो आई वाज सिटिंग विद माय सिस्टर, उसने मुझे बोला कि ये रोड का एक फाइल आई हुई थी, उसने बोला लग रही है ये इतने सारे करोड़ की है, मैंने कहा लग तो नहीं रही। फिर मुझे ले गई वो इंस्पेक्शन करने, फिर बड़े सारे लोग आए। एक तो यू गेट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, यू कैन फाइट अगेंस्ट करप्शन, वुमन एम्पावरमेंट भी हो रहा है अगर वुमन, यू नो। फिर देखा, फिर पूरी मतलब इंक्वायरी वो की, मुझे लगा एक पेन में, मैंने पहले सुना था कि एक कलम में बहुत ताकत होती है, ये पेन है आपके हाथ में, इफ यू राइट वेल, सोचो क्या कर सकते हो आप लोग। एंड कश्मीरीज, उन लोग की बहुत अच्छी इंग्लिश है, मैंने देखी है, तो उन लोग को एक एज है, ठीक है। मैं बाकी नहीं बोलूंगी दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ बेचारे लोगों को ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कश्मीरीज दे परफॉर्म वेल इन मेंस, प्रीलिम्स का उनका इशू रहता है, लेकिन ज़्यादा फोकस्ड रहो। बाकी सब हम लोग भी हैं गाइड करने को, लेकिन थोड़ा सा फोकस्ड रहो, ठीक है। और करोगे तो फिर क्यों नहीं होगा। मैं तुम लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, टायर्ड ऑलरेडी फील कर रहे हो, कल हम फिर शुरू करेंगे, ठीक है। एंड मैं चाहती हूँ, जैसे यू आर शाय, मुझे लग रहा है, हाँ, मैं चाहती हूँ, आई वुड लाइक यू टू स्पीक अप, यू नो, बी मोर इंटरैक्टिव, even if you don't know, no issues, लेकिन I want you to take part in class discussion, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। जहांगीर सर है ना, बड़े शायर थे, बोल नहीं पाते थे, अब फिर क्लास ली उन्होंने, देखो चेंज आ गया। ये आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा, और इंटरव्यू में एकदम से पर्सनालिटी ऐसे चेंज नहीं हो जाती है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट, इट डेवलप्स विद इन टाइम। तो कहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यू स्पीक अप, ऑल ऑफ यू नो। मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा शाय या बच्चा ऐसे शर्म से कुछ बोल नहीं पा रहा हो या कुछ पूछ नहीं पा रहा, इट शुड बी इंटरैक्टिव। और मैं ये भी बोल रही हूँ, देखो ज्योग्राफी मैंने पढ़ा हुआ है, आपने भी शायद किया हुआ है, क्या ज्योग्राफी में क्या किया, PG किया हुआ है, यू नो। बट मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे हर चीज़ ही पता होगी। इंसान जब तक ग्रेव तक नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आई विल क्लियरली से, मे बी आई डोंट नो, आई विल सर्च एंड आई विल टेल यू, नो इश्यूज विद दैट। अगर आपको मैंने पढ़ाया, एक बार समझ में नहीं आया, यू आस्क मी अगेन, मैं फिर से पढ़ाऊंगी। सो इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि इंसान है भाई, सीखता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। बट हाँ, जहाँ तक ये है कि मैंने जो गलतियाँ की, इसलिए मैंने आपसे पूछा EPFO, मैंने कोई और फॉर्म्स ही नहीं भरे थे अपार्ट फ्रॉम UPSC, तो ये मत करना। स्टेट का भी उतना ही सीरियसली देना, और अगर कुछ और भी है, किसी ने लॉ किया हुआ है, जुडिशरी, यू नो, उसको भी देते रहना, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन एग्जाम है, दिस इज़ वेरी डाइसी, यू नेवर नो। सिलेक्शन रेट भी कम है, आप इसमें पूरा 100% दो, उसके बाद भी मैं जानती हूँ जिनके लोगों का नहीं हुआ, ठीक है। सो वही है, हम अब आगे कल करते हैं।